अब लग रहा है कि यह लंबा खिंच जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का 7वां दिन है। अपार जनहानि हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है यूक्रेन का। रूस के भी काफ़ी सैनिक मारे गए हैं। जो यूक्रेन के नागरिक हैं, दूसरे जगह के लोग हैं, उनकी भी दुखद मृत्यु हो रही है और ये युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है रूस ने जब शुरू किया होगा तो उनको ये अंदाज़ा शायद ही हो कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा, या उनको अंदाज़ा हो भी और उसके लिए उन्होंने प्लान बी भी बना के रखा हो। लेकिन अब इस युद्ध की कुछ बातें स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं। हम इस वीडियो में मोटी मोटी 3-4 बातें जानने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ या किसका क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले डायरेक्ट इफेक्ट होने वाले देशों से शुरू करें, रूस की बात करते हैं। तो रूस इस समय विश्व की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में है। अगर आप देखेंगे तो रूस की ये जो स्थिति है वो उसके सामरिक महत्व को लेकर ही उसकी ये मजबूत स्थिति वैश्विक परिदृश्य पे है। क्योंकि आप अगर अपनी चारों ओर देखें, आप हिंदुस्तान में रहते हुए, क्या आप रूस का बना हुआ कोई सामान यूज़ करते हैं? क्या आप रशियन ब्रांड को यूज़ करते हैं? क्या कोई फेसबुक, ट्विटर, टेस्ला, जनरल मोटर्स, इस टाइप की क्या कोई कंपनी रूस की है? नहीं। रूस में कोई बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं है, या यूं कहें कि पूंजीवाद रूस में उस तरह नहीं पहुंचा, उस तरह नहीं फला फूला जिस तरह से बाकी के यूरोप और अमेरिका में हुआ है। आप अमेरिका में देखें, इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं। अभी रूस में अमेजोन पे और गूगल पे ने काम करना बंद कर दिया, तो लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं बैंकों के सामने, एटीएम के सामने, क्योंकि अब लोगों को कैश रखना पड़ेगा। तो इस सब मामले में रूस थोड़ा सा पीछे रह गया है। लेकिन फिर भी रूस इस तरह के युद्ध थोड़े समय तक तो झेल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लंबे समय तक युद्ध किसी भी देश की आर्थिक कमर को तोड़ के रख देता है। तो सबसे पहला नुकसान जो रूस को दिख रहा है वो है कि रूस आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है। उसका सबसे बड़ा व्यापार उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज की बहुतायत है, जो एबंडेंस है उन सब चीज़ों की, उससे है। जैसे आप देखिए ध्यान से, यूरोप एकदम अजीब अजीब से सैंक्शन लगा रहा है। आप रूस की जो केंद्रीय बैंक है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। उसको ओलंपिक में नहीं खिलाएगा। फीफा बोल रहा है कि उसको वर्ल्ड कप में नहीं खिलाएगा। मैं देख रहा था ट्विटर पर कि पता नहीं कहाँ की एक कैट फेडरेशन है, उसने कहा कि हम रूस की बिल्लियों को अपने यहाँ वो पार्टिसिपेट नहीं कर देंगे। तो कुछ मजबूत और कुछ हास्यास्पद टाइप के सैंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन यूरोप ने अभी तक रूस से गैस खरीदना बंद नहीं किया है, क्योंकि अगर रूस गैस सप्लाई करना बंद करे तो रूस को अपार हानि होगी आर्थिक रूप से। लेकिन उस स्थिति को यूरोप लंबे समय तक झेल नहीं पाएगा, यूरोप की हालत और जल्दी खराब हो जाएगी। तो इस सब तरह की दिक्कतें रूस को आने वाली है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम रूस को अलग थलग कर रहे हैं, वो अकड़ू है। रूस का जो चरित्र रहा है वो अकड़ू जैसा रहा है, वो जो ठान लेगा वो करेगा। आप उसको अलग थलग करके क्या ही कर लेंगे? आप भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और उसका कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है कि उसको उस सब तरह की दिक्कत हो जाएगी। रूस के लोग मर रहे हैं, रूस को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और आज मैं देख रहा था कि रूस के अभी जो विपक्ष में जो आगे बड़े नेता हैं, उन्होंने आह्वान किया रूस के लोगों से कि आप उतरिए और प्रदर्शन करिए। आप समझ पाएंगे कि ऐसी ब्रीड के कुछ लोग हर देश में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। आपने देखा थोड़े समय पहले इस सब तरह का जो आंदोलन है वो अमेरिका में भी चला था। ये तो इनका बड़ा अच्छा सा नाम आंदोलनजीवी जो रखा गया है, ये आंदोलनजीवी रूस में भी पाए जाते हैं। रूस का नुकसान तो होने वाला है। दूसरा जो सीधे सीधे जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो है यूक्रेन। मैं आपको एक फैक्ट याद दिला दूं कि यूक्रेन के पास एक समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था। अमेरिका ने उससे कहा कि आप परमाणु हथियार नष्ट कर दो, मैं हूं ना। रूस ने कहा अरे भाई तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है, ये परमाणु हथियार मत रखो, बंद कर दो। आज के समय में वैसे ये अनुमान है, कई देशों की एजेंसी जिस तरह की रिपोर्ट निकालती है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है।
दूसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा अमेरिका के पास है। और इन दोनों को के कहने से यूक्रेन ने अपना सारा का सारा परमाणु हथियार समाप्त कर दिया। आप ध्यान से देखिए, युद्ध शुरू होने के अगले ही दिन रूस ने अपने एजेंसीज को कहा कि परमाणु हथियारों को स्पेशल रूप से तैयार रखा जाए। और सिर्फ इतना सा बयान जो टीवी पर आके व्लादिमीर पुतिन ने दिया, नेटो की हिम्मत नहीं हो रही सीधे युद्ध में उतरने की। जो उन लोगों का प्लान था, सिर्फ इस बात से हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन यूक्रेन ने इन दो बड़े देशों के कहने पे अपना सारा का सारा परमाणु हथियार समाप्त कर दिया। आज भी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी सेना यूक्रेन के पास है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी घुस गया था रसिया के अंदर, उस समय जब यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, तो कीव में, आज जो कीव शहर है जिसको द सिटी ऑफ हीरोज भी कहा जाता है, कीव के आम नागरिकों ने बड़ी बहादुरी से जर्मनी की सेना का सामना किया था। तो वहाँ के लोग इस समय भी, वहाँ के बड़ी सेलिब्रिटीज, वहाँ के कई सारे लोग, आम नागरिक हथियार लेके मैदान में उतर रहे हैं लड़ने के लिए। लेकिन यह सब क्यों करना पड़ रहा है उनको? क्योंकि उनके पॉलिटिकल लीडरशिप ने दो महत्वपूर्ण गलतियां की। पहली गलती कि खुद पे निर्भर ना रह के आप दूसरों पे निर्भर होने चले गए, अपने हथियार नष्ट कर दिए। और दूसरी तात्कालिक इस समय की गलती, आप नेटो के सहलाने से, नेटो के कहने से जबरदस्ती रूस से भिड़ने चले गए। क्या ही चाहता था आपको इस बात का आश्वासन देने में कि मैं नेटो में नहीं शामिल होऊंगा। लेकिन एक बड़ा नुकसान यूक्रेन ने इस संबंध में भी कर डाला। यूक्रेन की तो हालत खराब हो रही है, वहाँ आम नागरिक मर रहे हैं, वहाँ के सैनिकों की तो पूछिए मत। जबकि रूस अभी पूरे ताकत के साथ अभी युद्ध नहीं लड़ रहा है। वो तो देख रहा है कि बाहर के लोग जिनकी वजह से थोड़ा प्रेशर हो जा रहा है। कल रात को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है। और उसके बाद एक मैं देख रहा हूँ महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है कि भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, उनका निकलने का रास्ता बदला गया है। यूक्रेन की हालत और खराब होने वाली है जब वहां से बाहर के लोग निकल जाएंगे। और अगर रूस को लगा, मेरे हिसाब से रूस का जो प्लान है वो ये है कि वो यूक्रेन की महत्वपूर्ण जगहों पे कब्जा करे, वहां अपनी एक ढुलमुल वाली कठपुतली सी सरकार वहां बिठाए और उसके हिसाब से वो नेटो से दूरी बना के रखे। लेकिन ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नेटो जैसे देश छद्म युद्ध लड़ेंगे, वहां के लोगों को हथियार की निर्बाध सप्लाई बनाए रखेंगे, कुछ वो लोग खरीदेंगे, कुछ ये लोग फ्री में भी देंगे। रूस को अनस्टेबल करने के लिए यूरोप के बाकी देश और अमेरिका, नेटो के सहयोगी लोग इतना खर्चा करने को तो तैयार ही रहेंगे कि वहाँ फ्री की हथियार देते रहेंगे और फ्री के हथियार से लड़ते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि निकट भविष्य में यूक्रेन की वही स्थिति होने वाली है जो कुछ दशकों तक अफगानिस्तान की रही। वो वहां के आसपास के लोकल गुंडों का, आतंकवादियों का वो अड्डा जैसा बन जाने की स्थिति में आ गया है। यूक्रेन बुरी तरह से फंस गया। यूक्रेन तो कई साल पीछे चला गया। तीसरा देश अमेरिका। अमेरिका की स्थिति जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका निकला, कहीं ना कहीं उसकी जो वैश्विक लीडरशिप वाली जो छवि है, जो दादा वाली छवि है, उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। और उसके आते ही जिस तेजी से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, इससे एक बड़ा झटका पड़ा है। उसी स्टेप में फर्दर ये दूसरी बात हुई है कि आप एकदम लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, आप लोकतंत्र को बचाने के नाम पे यूक्रेन को पीठ सहलाते हुए आपने यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया। और आप सीधी तरह से अब आप डे वन से बाइडेन कह रहे हैं कि मैं अपने सैनिक वहां नहीं भेजूंगा। ठीक है, मत भेजिए, लेकिन इस तरह से आपने युद्ध में एक देश को झोंक दिया, वहां आम लोग मारे जा रहे हैं, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी तो बनती है। तो वो वैश्विक दादा वाली जो छवि है उसको एक बड़ा नुकसान यहाँ भी पहुंचा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अब लग रहा है कि अपने वैश्विक छवि के अवसान पे है, धीरे धीरे ढलान पे है। और उसकी वो छवि नहीं रह गई जो आज से कुछ वर्षों पहले तक हुआ करती थी। अमेरिका को कहीं ना कहीं इस युद्ध से नुकसान ही हुआ है, फायदा तो ज्यादा हुआ नहीं है। जो बाइडेन का काफी विरोध हो रहा है और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीजों को कि इस तरह की स्थिति में अमेरिका और ज्यादा कड़े कदम उठाता था, अमेरिका और ज्यादा एक्टिव होता था, अग्रेसिव होता था, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका शिथिल पड़ा हुआ है। ये अमेरिका की स्थिति हो गई। बाकी के यूरोपीय देश अभी भी अमेरिका के पीछे ही खड़े हैं। बातें बड़ी बड़ी जर्मनी के लोग कर रहे हैं, फ्रांस के लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। एक और देश है जो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस कहीं ना कहीं पूरे युद्ध में, वो है चीन। जहां रूस आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, जहां अमेरिका
के खिलाफ एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को कि अमेरिका अपनी वैश्विक लीडरशिप वाली छवि से नीचे उतर रहा है। वहां कहीं ना कहीं चीन, वो जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, वहां कहीं ना कहीं बैठने की स्थिति में बनने जा रहा है। अभी तक रूस और चीन में रूस बिग ब्रदर वाला भूमिका में था, जो धीरे धीरे अब शिफ्ट होते हुए दिखेगा आने वाले समय में चीन की तरफ। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे ही नीचे आएगा तो धीरे धीरे आपको चीन ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये चिंता का विषय है हमारे लिए, यह चिंता का विषय है भारत के लिए। आप अगर ध्यान से देखें तो अभी जो चाइना में विंटर ओलंपिक हुआ है उसका कई देशों ने विरोध किया। अमेरिका ने विरोध किया, भारत ने विरोध किया। भारत के विरोध करने का तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन था कि गलवान की घाटी में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें जो एक जिसने बदमाशी की थी वहाँ, उसको उसने फ्लैग बियरर बनाया जानबूझ के भारत को चिढ़ाने के लिए। तो उसके चक्कर में आके भारत ने विरोध किया और विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया। भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वहाँ रशिया के प्रेसिडेंट जा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन उसके उद्घाटन समारोह में थे, वहां गए हैं वो। विंटर ओलंपिक समाप्त हुआ है। जैसे भी चाइना जितना सफल बनाना चाह रहा था उतना सफल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी विंटर ओलंपिक हो गया और उसके होने के ठीक बाद ही ये युद्ध शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को पता था इस युद्ध के बारे में अच्छे से तो वो चाइना थी। चाइना को इस सब के बारे में अच्छी सी जानकारी थी और चाइना अपने स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। एक तरफ युद्ध लड़के रूस कमजोर होगा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सारी दुनिया में ये खबर जा रही है कि अमेरिका अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा आने वाले समय में। तो चीन उस भूमिका में आते हुए दिख रहा है। वैसे ही विस्तारवादी नीति उसकी ये है ही है, तो चीन की यही स्थिति है। भारत पूरी दुनिया में सभी महत्वपूर्ण जगहों पे भारत के लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ने जाते हैं। यूक्रेन में भी लगभग 18,000 के आसपास भारतीय बच्चे, ज़्यादातर मेडिकल पढ़ रहे थे लेकिन अधिकांश बच्चे वहाँ पढ़ ही रहे थे। वैसे फरवरी मिड से ही भारत ने एडवाइजरी जारी की कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल ले। विशेष वहाँ से फ्लाइट्स दी गई। कीव से इंडिया के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नॉर्मल होती नहीं है, लेकिन 2 स्लॉट में 7-8 फ्लाइट इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराई, जो कीव से सीधे नई दिल्ली और मुंबई आई अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर। जो स्टूडेंट आ गए वो आ गए, जो वहाँ रुक गए कि युद्ध नहीं होगा। मैं भी समझ रहा था कि ऐसा सीधा युद्ध नहीं होगा, मैं भी मान रहा था ऐसा कि सीधा युद्ध नहीं होगा। जिन लोगों ने आकलन सही नहीं किया, अपने आकलन के ऊपर रह गए, वो फंस गए हैं। अब उनकी स्थिति में दिक्कत हो रही है। 2 बार अभी तक इस पिछले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात करी है, जिसमें जो दूसरी बार की बातचीत है वो कहीं ना कहीं जो सोर्सेज से पता चल रहा है उसमें ये है कि ज़्यादा फोकस अब इस बात पे है कि हमारे लोग इतनी तेज़ी से निकल सके, क्योंकि रसिया धीरे धीरे अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाता जा रहा है। जिस क्षमता से वो लड़ाई लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता सा जा रहा है। रिहायशी इलाकों पे मिसाइल से चोट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के बच्चों को वहाँ से निकालना अभी भारत के सरकार की प्रायोरिटी में आ गया है। 4 केंद्रीय मंत्री को रूस और यूक्रेन की सीमा से लगे हुए देशों में भेजा गया है, जहां से वहां आने वाले वहां की सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे ये मंत्री, जिसमें एक जनरल वीके सिंह है। अगर आपको जनरल वीके सिंह याद हो तो सुषमा स्वराज और जनरल वीके सिंह की जोड़ी ने यमन से बहुत सारे लोगों को एयरलिफ्ट किया था उस समय जब यमन युद्ध की आग में झोंक दिया गया था। तो जनरल वीके सिंह भी गए हैं पोलैंड, और 3 और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू वगैरह वहाँ गए हैं, ताकि वो लोग आसपास के देशों से कोऑर्डिनेट करें और जो भी स्टूडेंट सीमा पार कर पा रहा हो उसे फिर हिंदुस्तान तक भेजा जाए। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद भी लोगों को मैं देख रहा था कि बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, ट्रेन से, बस से, पैदल। आप कई सारे स्टूडेंट की आप बीती सुन पा रहे होंगे टेलीविज़न पर या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर, तो तकलीफ हो रही थी। तो अब स्ट्रेटजी में थोड़ी सी चेंज हो रही है। जिन जगहों पे अगर आप मैप देखेंगे यूक्रेन का, तो जिन जगहों पे वो स्टूडेंट्स थे वहाँ से रसिया बहुत नज़दीक पड़ रहा था। तो अभी जो बातचीत हुई है उसमें एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था की गई है रूस के सैनिकों द्वारा, जिधर से होकर स्टूडेंट रसिया जा सके और रसिया से फिर हिंदुस्तान आ सके। इस युद्ध की एक खास बात भी है कि यूक्रेन पे रूस ने हमला किया है, लेकिन यूक्रेन अपने बचाव में ही लगा हुआ है। वो कुछ रिटेलिएट रसिया पे नहीं कर पा रहा है। रसिया शांत है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग रसिया चले जाएंगे, जो स्टूडेंट, उनका आना थोड़ा सा
ईजी हो जाएगा। तो भारत अभी पूरी तरह से इसी पे लगा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो जब पहली वोटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल का, चूंकि अस्थायी सदस्य इस समय भारत है, तो वहाँ तो ये एब्सटेन रहे। बाद में जब ये प्रस्ताव जनरल असेंबली में ले जाया गया, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव यूएन की जनरल असेंबली में, तो वहाँ भी भारत एब्सटेन रहा, जिसमें कि पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी वहाँ से एब्सटेन रहा। और आप कुछ अगर मीडिया सोर्सेज पे ध्यान दे रहे होंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो केंद्रीय बैंक है, जैसे अपने आरबीआई है रेगुलेटर है, वैसे पाकिस्तान का जो केंद्रीय बैंक है उसके ऊपर अमेरिका ने $55 मिलियन का तुरंत पेनल्टी लगा दिया, ये कह के कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हो, तुम वहाँ एब्सटेंड रहे, तो उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये कंगाली में आटा गीला हो गया। वैसे इनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो ये देंगे कहाँ से? पेनल्टी लगा के फायदा क्या मिलेगा, इनके पास पैसे ही नहीं है, देंगे कहाँ से? तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस बात को भांप रहा है कि अब अमेरिका उस स्थिति में नहीं है कि मेरी मदद कर सके फाइनेंशियली या मुझे बचाते फिरे। चाइना को तो इन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। अब चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो तो मतलब खुली किताब की तरह है, एक तरह से उपनिवेश हो गया है पाकिस्तान चाइना का। लेकिन दूसरा कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अमेरिका से बेहतर तो है कि मैं रसिया के नज़दीक जाऊं, या यह सलाह भी इनको जिनपिंग साहब ने ही दिया है। ठीक है, तो जिस दिन युद्ध शुरू हो रहा था तो इमरान जी अपना कटोरा लेके गए थे चाइना, वहाँ बिरयानी खा के आए हैं, तो उनकी स्थिति यही है। तो यह युद्ध, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का समय है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस युद्ध का कहीं ना कहीं सब देशों पे थोड़ा बहुत असर हो रहा है। मोटी मोटी ये बातें मैं सोच रहा था आज आपको बताऊं, फिर देखते हैं। अभी तो हर बीतते दिन के साथ युद्ध नए आयाम ले रहा है, नई स्थितियां पैदा हो रही हैं, लोग नए तरीके से उसको डील कर रहे हैं अलग अलग राष्ट्र। हम बस अभी इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो जितनी जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ वापस सुरक्षित आ सकें, यह भारत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, और यही अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भी है। बाकी दोस्तों, आपके पास अभी इस तरह की चीज़ें जो भी समसामयिक खबरें हैं, मैं कभी कभार समय मिल लगेगा तो ऐसे ही लेके आता रहूँगा। अगर आप इसको सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं ट्राई करूँगा कि उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।